Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, that is human body, digestive and excretory system. So in this chapter we have to learn about digestive system, excretory system, healthy habits related to digestion and excretion. So all of you look at this line. Okay, human beings take in food through the mouth. ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को टेक इन करते हैं माउथ में. ओके, टेक इन फूड थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं. दे बाइट एंड च्यू देयर फूड बाय फूड यूजिंग देयर टीथ. और ये जो फूड है उस फूड को वो क्या करते हैं, बाइट करते हैं और च्यू करते हैं अपने टीथ की हेल्प से. हमने लास्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था. द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है. द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म्स. अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या करता है, फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी. और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी यूज करती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमने फूड पार्टिकल्स लिए, ये हमने फूड खाया, फूड के ये पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इन फूड पार्टिकल्स को हम माउथ में च्यू करके और बाइट करके अपने बॉडी से अंदर लेके जाएंगे. अब क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन फूड पार्टिकल्स में जो हमने डिफरेंट टाइप का फूड खाया उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे. तो हमारी बॉडी डायरेक्ट इन फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है इन फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने में. और बाद में ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनको हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है डिफरेंट फंक्शन के लिए. ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी वेस्ट मटेरियल बच जाता है. जब फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी यूज़ करती है. और बाकी जो फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं वो वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं. तो इसी सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड. इस फूड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. किसमें, इनटू सिंपलर फॉर्म. सिंपलर फॉर्म मीन्स ताकि छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन करें ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग निकले और बॉडी से वेस्ट हमारा अलग निकल जाए. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम. द प्रोसेस बाय विच food is broken down into a simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by our body is called digestion. फिर से एक बार ध्यान से हमें पढ़ना है. The process by which जो फूड है, फूड इज broken down into simpler form. फूड जो होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन होता है, फूड को तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में सो दैट इट कैन बी ईजिली. इसलिए इसका ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हमारी बॉडी आसानी से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके. एब्जॉर्ब बाय अवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन. फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं. The process by which food is broken down into a simpler form. फूड को broken down किया जाता है simpler form में so that it can be easily taken in, जिससे आसानी से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. नाउ मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक ऑर्गन की हेल्प से नहीं होता है. डाइजेशन जो होता है उसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, मैनी ऑर्गन्स. तब जाके ये डाइजेशन कंप्लीट होता है. ठीक है, अब हम कौन कौन से ऑर्गन हैं हमें वो भी जानना है. द माउथ. अब देखो सबसे मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, सबसे पहला है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. Liver, rectum and anus are the organs of digestive system. तो कितने organs हमने पढ़ने हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक. ठीक है, ये सारे डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इन ऑर्गन के बारे में हमें पढ़ना है. नाउ फर्स्ट
इम्पॉर्टेंट जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है ऑर्गन इज माउथ। यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर। पहले एक सिंपल में यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए ये माउथ है, फर्स्ट ऑर्गन। यहाँ से हम क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, और फूड क्या होता है, फूड हमारी फूड पाइप में पहुँच जाता है, ठीक है। और फूड पाइप से वो क्या होता है, स्टमक में पहुँच जाता है। फूड पाइप इज अवर सेकेंड ऑर्गन एंड थर्ड इज स्टमक। तो फूड पाइप से कहाँ पहुँचेगा फूड, स्टमक में। अब स्टमक से क्या होगा, लीवर और पेनक्रियाज में कुछ जूसेस होते हैं जो कि इन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो उससे जो फूड पार्टिकल सिंपलर फॉर्म में, उसके बाद वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद वो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर जाकर इनमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और फिर रेक्टम के बाद जब भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होगा तो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले माउथ से कहाँ गया, फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट इट इज स्टोर्ड इन रेक्टम एंड रिमूव फ्रॉम द एनस। चलो फर्स्ट हम माउथ के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट्स होता है वो कहाँ होता है, स्टार्ट माउथ में। द टीथ हेल्प टू ब्रेक। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, माउथ में। द टीथ हेल्प टू ब्रेक डाउन एंड च्यू फूड। टीथ का मेन फंक्शन होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फूड का ब्रेक डाउन करने में और च्यू करने में ये हेल्प करते हैं। द च्यूड फूड देन मिक्सेस विद अ लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। हमारे मुंह में जो लिक्विड रहता है उसे सलाइवा बोलते हैं, और ये जब हम टीथ हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये मिक्स होते हैं लिक्विड के साथ, जिसे सलाइवा बोलते हैं। और ये सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट होता है हमारे माउथ के अंदर, और ये सलाइवा हेल्प करता है डाइजेशन स्टार्ट करने में। इट मेक्स द फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू स्वेलो। और सलाइवा का मेन फंक्शन होता है जो फूड होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, और ईजी टू स्वेलो मतलब आसानी से उसको निगलने में या जाने में हेल्प करता है, ठीक है। द टंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड। और टंग जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हेल्प करता है सलाइवा को, ठीक है। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले टीथ क्या करते हैं, टीथ का मेन फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करता है फूड को और च्यू करने में हेल्प करता है, और ये जो च्यू फूड है ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है। नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज फूड पाइप। Through the food pipe, esophagus, the food passes from the mouth to the stomach. Second organ is food pipe. आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले माउथ से क्या हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हुआ। माउथ से जो फूड था वो कहाँ गया, इस फूड पाइप में। फूड पाइप का अनदर नेम है ईसोफेगस, ठीक है। तो हम उसे ईसोफेगस भी बोलते हैं। अगर ईसोफेगस लिखा है तो आपको समझना है कि वो फूड पाइप है। Through the food pipe, esophagus, the food passes from the mouth to the stomach. माउथ का जो फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। Now our third organ is stomach. अब हमें कौन सा ऑर्गन पढ़ना है, स्टमक के बारे में पढ़ना है। इनसाइड द स्टमक द फूड इज ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस बाय चर्निंग एंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। देखो जब हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टार्ट होके ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से कहाँ गया, वो स्टमक में। तो जब स्टमक में वो फूड आते हैं ब्रोकन होके, तो भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको भी और ब्रोक डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, फूड में एक प्रोसेस होती है
फूड में स्टमक में क्या होता है, अंदर स्मॉलर पीसेस में फूड को कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चर्निंग। तो स्टमक में क्या होगा, स्टमक में फूड और स्मॉलर पीसेस में टूटेगा और इसमें हेल्प करेगा एक केमिकल जिसे हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से ये फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ लॉन्ग एंड हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से फूड और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होता कैसे, इट इज़ अ लॉन्ग एंड हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत लंबी होती है और हॉलो मीन्स खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है, बनाती है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड से एब्जॉर्ब होके किस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में होते हैं। ब्लड देन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये फिर आगे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड कैरी करके लेके जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसको क्या करता है, लेके आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से एक बार हमें समझना है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लंबा होता है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ट्यूब होती है उस जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस हमारे डाइजेशन मतलब फूड का ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टमक से फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है और हमारा डाइजेशन कंप्लीट होने का मतलब होता है कि फूड पार्टिकल्स जो भी हमने फूड खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा। तो जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में दे के आता है। क्लियर। नाउ आवर फिफ्थ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन इज लिवर एंड पैनक्रियास। द लिवर एंड पैनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। आपने देखा होगा लीवर और जो पैनक्रियास होते हैं, आपको एक बार मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है लीवर और पैनक्रियास। सी दिस इज लीवर एंड दिस इज पैनक्रियास, ये येलो वाला स्टमक के जस्ट नीचे। ये दोनों जो होते हैं लिवर और पैनक्रियास, इन दोनों का मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव जूसेस बनाना। डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। ये लीवर होती है और ये पैनक्रियास होता है। लीवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। अभी हमें लीवर और पैनक्रियास पढ़ना है इसलिए मैंने पहले क्लियर किया कि लीवर और पैनक्रियास होते कहाँ हैं। लीवर एंड पैनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने अभी आपको बताया था जो लीवर और पैनक्रियास होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, विच एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड। और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और क्या करते हैं, डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। लीवर और पैनक्रियास का मेन जो काम होता है डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन, डाइजेस्टिव जूस को बनाना, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर फूड का जो डाइजेशन बचा रहता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन। From the small intestine, the undigested food passes into the large intestine. Small intestine में पूरा आप सभी ने पढ़ा कि अभी मैंने पढ़ाया भी कि small intestine में सारे फूड का डाइजेशन हो जाता है
और फूड के डाइजेशन होने के बाद जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड अपने साथ लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देने के लिए। तो अब जो बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स, वो कहाँ जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स, वो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फूड पासेस इन द लार्ज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और वो फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन में आके रुकते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ शॉर्टर बट वाइडर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? शॉर्ट होती, छोटी होती, पर वाइडर होती, मतलब चौड़ी होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका भी, बट वो लेंथ में छोटी होगी, पर जो चौड़ाई होती है उसमें वाइडर होगी। विच कलेक्ट्स द इनडाइजेस्टेबल फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन? सारे जितने भी इनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उन सबको वो अपने लार्ज इंटेस्टाइन में अपने अंदर कलेक्ट कर लेती है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से भी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर को अलग निकालती है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और फॉर्म्स वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड फीसेस। और जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उस अनडाइजेस्टेड फूड का, जिसे हम बोलते हैं फीसेस। क्या बोला जाता है? फीसेस, FAECES, फीसेस, ठीक है। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेक्टम। रेक्टम इज द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट होता है, फाइनल पार्ट। फीसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम, और रेक्टम का मेन फंक्शन होता है फीसेस को स्टोर करने का। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको रेक्टम स्टोर करके रखता है फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर बीइंग पास्ड आउट थ्रू द एनस। और थोड़ी देर के लिए उसमें क्या होता है? रेक्टम जो होता है थोड़ी देर के लिए हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स या फिर हम उसे बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, फीसेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो एनस के थ्रू क्या हो जाते हैं? हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन इज एनस। अभी आपने पढ़ा एनस के थ्रू क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एनस का मेन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। फीसेस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। एनस का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो फीसेस बनते हैं, फीसेस मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है एनस। क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ we have to learn our next topic, that is need for chewing food well। कि हमें खाना क्यों अच्छे से च्यू करना चाहिए। आपने सुना होगा, आपके दादा दादी भी बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं उसे 32 टाइम्स मुंह के अंदर, माउथ के अंदर च्यू करना चाहिए। क्यों बोला जाता है? ताकि आप अच्छे से च्यू करेंगे तो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि क्यों करना चाहिए च्यू अच्छे से। We must eat our food slowly and chew it well। हमें अपना जो खाना है स्लोली खाना चाहिए और अच्छे से च्यू करना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें याद रखना फूड खाते समय, स्लोली और च्यू करना। Chewing breaks down the food into smaller particles। Chewing का मतलब होता है चबाना। तो च्यूइंग जब आप चबाते हैं फूड को तो वो क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन माउथ। जो हमारे अपने सबसे पहले फूड कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने फर्स्ट चैप्टर में, उसमें एक फूड कंपोनेंट पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो फूड कंपोनेंट है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, वेयर स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फूड मिक्स विद सलाइवा। पर जो अगर ऐसे दूसरे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं फूड के, वो क्या होते हैं? सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। सलाइवा में क्या होते हैं? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं,
ठीक है। सबसे पहले फूड कैसे खाना चाहिए, स्लोली और च्यू करते हुए, अच्छे से चबाते हुए। और च्यूइंग करने से क्या होता है, फूड पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। उसके बाद डाइजेशन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। एंड आफ्टर दैट मिक्सिंग ऑफ फूड सलाइवा, सलाइवा जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो वो एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा इन द माउथ ऑल्सो लिक्विफाइज इट पार्शली। जब हमारे मुंह में जो सलाइवा रहता है, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर इन डाइजेस्टिंग इट। Mixing of food with saliva in the mouth also liquefies it partially so that it becomes easier in digesting it. तो जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में, वो फूड के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है और फूड को थोड़ा चिपचिपा कर देता है और उसको लिक्विफाई कर देता है। लिक्विफाई मतलब थोड़ा गीला कर देता है, जिसके कारण हम आसानी से उसको फूड पाइप से स्टमक में ले जाते हैं और आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। इफ़ वी डू नॉट च्यू अवर फूड प्रॉपरली, सबसे पहले ये ध्यान से सुनना है कि अगर आप फूड प्रॉपरली च्यू नहीं करेंगे तो लार्ज फूड पार्टिकल्स विल रीच अवर स्टमक एंड टेक अ लॉन्गर टाइम इन डाइजेशन। तो अगर आप च्यू नहीं करें, आप उसको डायरेक्टली स्वेलो कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें सब्जी पसंद नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, पानी के साथ उसको स्वेलो कर जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे करने से आप ही का हार्म होता है। क्या हार्म होता है कि आपका जो स्टमक है उस वेजिटेबल को, या जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या फिर आप जिसको चबाते नहीं हैं, उसको जब आप डायरेक्ट खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लॉन्गर टाइम लगता है डाइजेशन में। आपका डाइजेशन आपने अच्छे से च्यू करेंगे तो डाइजेशन बहुत जल्दी होगा और अच्छे से होगा। और अगर आप अच्छे से च्यू नहीं करेंगे और फूड को डायरेक्टली प्रॉपरली ना च्यू करते हुए डायरेक्टली खा लेंगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। Hence digestion may not occur properly and nutrients from the food may not be released completely for absorption into the body. और जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बॉडी से, मतलब आपके जो फूड पार्टिकल हैं उससे नहीं निकलेंगे और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा। इसलिए हमेशा फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए, ठीक है। च्यूइंग फूड, now in last paragraph of this page, chewing food well and a healthy digestive system helps in the formation of proper feces. अगर आप अच्छे से फूड को च्यू करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी होगा, क्योंकि काम फटाफट हो रहा है और डाइजेशन फटाफट होगा और आपके जो फीसेस हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी से रिमूव होते रहेंगे। This leads to a regular bowel movement by which our food gets rid of toxins and waste materials that are inside. अगर आप प्रॉपरली च्यू करते रहेंगे तो आपका बाउल मूवमेंट रेगुलर होगा। बाउल मूवमेंट रेगुलर होने का मतलब डाइजेशन प्रॉपरली होगा और आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बाहर टाइम टू टाइम निकल जाएंगे। टॉक्सिन्स का मतलब होता है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर अलग एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, हार्म पहुँचाएगा, ठीक है। इसलिए टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल फटाफट रिमूव हो जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। Now, regular bowel movement prevents digestive disorders and help us to stay healthy. Regular bowel movement का मतलब आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, रेगुलर आपका डाइजेशन सही से काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, आपको कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे गैस होना या आपको अच्छा नहीं लगना वो सब नहीं होगा, और एंड हेल्प अस स्टे हेल्दी। और आपको क्या रखेगा, रेगुलर बाउल मूवमेंट आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होने देगा और आपको हेल्दी रखेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, नीड फॉर वाटर। देखो जैसे हमने पढ़ा कि हमें फूड बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, सिमिलरली हमें पानी भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए।
ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ वाइटल फॉर लाइफ। पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी मतलब पानी पीना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी शुड ड्रिंक नियरली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर दिन एवरी डे कितने ग्लासेस पानी पीने चाहिए? नियरली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। 8 ग्लासेस ऐसा नहीं कि हाफ पी के छोड़ दिया, फुल ग्लास 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीना है। और हमेशा याद रखना, आप ये मत करना कि खाने के समय आपने पानी पी लेना है तो आपका पेट भर जाएगा तो फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो पानी रेगुलर टाइम इंटरवल पर पीना चाहिए और 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में हमें पीने चाहिए। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर भी, ठीक है। अभी कैसे इम्पॉर्टेंट होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। इफ़ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, absorption of food and nutrients in the intestine will not be proper, ठीक है। अगर will not be proper and the digested food material will dry up in the intestine। अब देखो यहाँ पर पानी का जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है। आप इफ़ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, अगर आप इनफ वाटर नहीं पीते जितना चाहिए हमें, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आपका जो फूड आप खा रहे हैं उस फूड से हम वो फूड इसलिए खा रहे हैं ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिले, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं ना। तो जब हम खाना खा रहे हैं, आपने पानी अच्छे से नहीं पिया ना, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन द इंटेस्टाइन विल नॉट बी प्रॉपर। तो जब आप पानी ज़्यादा ढंग से नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी, आपके फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स भी अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे फूड से, ठीक है। विल नॉट बी प्रॉपर एंड द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल विल ड्राई अप इन द इंटेस्टाइन। और जो भी आपने खाना खाया है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसलिए आपको पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी रेगुलर बोल मूवमेंट। बोल मूवमेंट का मतलब होता है डाइजेशन डेली, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी इरेगुलर बाउल मूवमेंट। अगर आपने पानी ढंग से नहीं पिया, आपके फूड मटेरियल का डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल्स, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं? ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? हमारा जो बाउल मूवमेंट है, डाइजेशन है, वो इरेगुलर हो जाता है, विच विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। डिस्कम्फर्ट मतलब कई बार आप खाना खा रहे हैं पर पानी नहीं पी रहे, तो आपका जो खाना है उसका बाउल मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब आपका डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो क्या होता है? हमारी बॉडी में अंदर डिस्कम्फर्ट लगने लगता है, डकार आने लगती है, गैस होने लगती है, फिर अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण भारीपन सा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं अगर आप प्रॉपर पानी भी नहीं पिएंगे। कॉन्स्टिपेशन और डिस्कम्फर्ट, अगर आपने प्रॉपर पानी नहीं पिया और आपका बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सारे बच्चों को ध्यान से सुनना और करना भी है कि आप सभी को बहुत सारे फल खाने और क्या खाना है? वेजिटेबल्स खाना है। क्यों? अभी बता रही हूँ। दे आर रिच इन फाइबर्स बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइबर एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर बाउल मूवमेंट। आपके डाइजेशन के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको पानी के साथ साथ क्या करना है? बहुत सारा मतलब लॉट्स ऑफ फ्रूट्स भी खाने हैं और वेजिटेबल्स भी आपको खाने हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। फिर जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। चलो सबसे पहले तो हमें ये समझना है एक्सक्रीशन होता क्या है। इससे पहले पढ़ा है ना हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सबसे मेन फंक्शन होता है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, बाहर निकलता है।
द प्रोसेस बाय विच, अब एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वेस्ट गेट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो कंप्लीट सिस्टम है यहाँ पर, ये कंप्लीट सिस्टम जो है ये क्या कहलाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके अंदर जो प्रोसेस होगी उसको कहा जाएगा एक्सक्रीशन। और प्रोसेस क्या होगी? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सक्रीशन। क्लियर? The excretory system is made up of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. देखो excretory system, अब हमें excretory system पढ़ना है। ये पूरा डायग्राम excretory system का है, आपकी बॉडी में बिल्कुल as it is ऐसा ही होगा। अब आपको समझना है excretory system में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले ये बीन शेप्ड पेयर ऑफ किडनी, पेयर मतलब दो किडनीज होती हैं, बीन शेप्ड। आपने राजमा देखा है, राजमे के शेप की होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये देखो यहाँ पर ये जो पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये और ये पेयर ऑफ यूरेटर्स। तो यहाँ पर दो हो गई ना, एक ये हो गई और एक ये हो गई, पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर, ये जो फूला हुआ बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। आफ्टर दैट ये जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्लियर? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहला होता है पेयर ऑफ किडनी, सेकेंड होता है पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इकट्ठे है ना, और फोर्थ होता है यूरेथ्रा। क्लियर? चलो अब हमें स्टार्ट करते हैं पहले ऑर्गन से। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन क्या होता है? किडनीज। किडनीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पेयर में दो हैं। यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनीज, किडनीज में ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो किडनीज हैं इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यूरिन कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस that are formed inside our body and need to be excreted out। जो यूरिन होता है उसमें बहुत सारे हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यूरिन के साथ मिक्स हो जाते हैं। वो यूरिन जो होता है, यूरिन कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस, यूरिन में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं दैट फॉर्म्ड इनसाइड अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस बने रहते हैं, वो सब होते हैं। एंड नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो यूरिन के फॉर्म में किडनी उसको रिमूव करती है, एक्सक्रीट करती है। क्लियर? तो किडनी में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब उसमें मिक्स होते हैं, और इसलिए उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ वी हैव टू लर्न the second organ of excretory system, that is ureter. Kidney first, the ureter second. Urine is transported from the kidneys to the urinary bladder through a pair of thin tubes like tube called ureters. अभी हमने पढ़ा था यूरेटर्स पेयर में होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया, ये देखिए ये थिन जो पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? ये यूरेटर्स है। ये थिन लाइक ट्यूब ये किडनी से जुड़ी रहती हैं और ये हेल्प करती हैं यूरिन को रिमूव करने में और कहाँ पर भेजने में? यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द किडनी, यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है किडनी से थ्रू अ पेयर ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर्स। क्लियर हुआ? ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो किडनी यूरिन है वो किडनी से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। नाउ अवर थर्ड ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज स्टोर्ड, यूरिनरी ब्लैडर आपको मैंने बताया था कि ये जो फूला हुआ बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिन इज स्टोर्ड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर। ये सारा जो भी यूरिन टाइम टू टाइम होता है उसको स्टोर करके रखता है और टाइम टू टाइम रिलीज होने में हेल्प करवाता है। क्लियर?
यूरिन इज स्टोर्ड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड होता है. नाउ आवर फोर्थ ऑर्गन इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा, यूरिन इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा का मेन फंक्शन होता है, ये स्मॉल ओपनिंग है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है यूरेथ्रा. और इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करना. क्लियर? नाउ फैक्ट फाइल. Our skin, lungs and liver are also considered as excretory organs. ये भी आपको याद रखना है. सिर्फ किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ही हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है. हमारे स्किन भी है, लंग्स भी है और लीवर भी है. स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है वो स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है. ठीक है, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज अवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. Now we have to learn about healthy habits related to digestion. अब हमें डाइजेशन से रिलेटेड हेल्दी हैबिट्स पढ़ना है. सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन के हमने फंक्शन प्रॉपरली पढ़े. उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा. एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन पढ़ा और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा. अब हमें पढ़ना है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें डाइजेशन के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा. किन चीज़ों का अडॉप्ट करना पड़ेगा? हेल्दी हैबिट्स को. सबसे पहले हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लीड टू प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. अगर आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा. ठीक है, दिस मेक्स यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन है तो आप हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे. You must follow the healthy habits as listed below. और आप सभी को इन healthy habits को follow करना है. सबसे पहले healthy habit होती है wash your hands properly both before and after eating food. ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है. छोटे से बच्चों को आपने देखा होगा प्ले स्कूल में भी जब जाते हैं तो सबसे पहले उनको यही चीज़ सिखाया जाता है कि आपको अपने हैंड वॉश करने हैं. हैंड वॉश कब करने हैं? खाने से पहले, बिफोर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग फूड. ठीक है, तो ये सबसे पहली इम्पॉर्टेंट हेल्दी हैबिट है. आफ्टर दैट सेकेंड इज ऑलवेज ईट फ्रॉम अ क्लीन प्लेट. हमेशा आपको किस में खाना खाना है? क्लीन प्लेट में खाना है. क्लीन प्लेट में इसलिए क्योंकि अगर आप गंदी प्लेट में खाएंगे, डर्टी प्लेट में खाएंगे तो उसमें जर्म्स होगा जो कि आपकी बॉडी में आपके फूड के साथ जाएगा और आपको बीमार करेंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज ईट अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि हमेशा आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए. अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स. जंक फूड सभी को मालूम है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सारे जंक फूड्स हैं. इन्हें नहीं खाना चाहिए. आपको हमेशा क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट खाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हाइल ईटिंग. ये मैंने अभी भी आपको बताया है, खाना खाते समय आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है. मैंने आपको ये भी बताया कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे यू हैव टू ड्रिंक, बट नॉट इन बिटवीन मील. खाना खाते समय आपको नहीं पीना है वो 8 ग्लास पानी ताकि आपका पेट भर जाए और सब्जी से बच जाए. ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है? टाइम टू टाइम उसको पानी को पीना है. पर जब आप खाना खाते हैं तो हमेशा याद रखिए खाने से आधा घंटे पहले पानी नहीं पीना और खाने के आधा घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए. ये आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. Now next healthy habit is eat food rich in fibers such as fruits and vegetables. आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें बहुत सारे फाइबर्स हो. फाइबर्स भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है और आपको ये भी पढ़ाया था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये भी हेल्प करते हैं डाइजेशन में. आफ्टर दैट नेक्स्ट हेल्दी हैबिट इज अवॉइड रिफाइंड वाइट फ्लोर. रिफाइंड वाइट फ्लोर, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोर मीन्स आटा, पर ये आटा नहीं. रिफाइंड वाइट फ्लोर का मतलब होता है मैदा, जिनसे हम बिस्किट्स बनाते हैं, जिनसे हम केक्स बनाते हैं. तो वो रिफाइंड वाइट फ्लोर आपको नहीं खाना है. उसके प्लेस में आपको क्या खाना है? आटे का सामान. गेहूं का जो आटा होता है ना, उसकी आप बिस्किट खा सकते हैं. पर मैदे के खाएंगे तो वो क्या होगा? आपके डाइजेशन को इफेक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पर देखो
नेक्स्ट इसी में है ईट चपातीस। चपातीस खाना चाहिए मेड फ्रॉम होल व्हीट फ्लोर। इसको बोला जाता है आटा, होल व्हीट फ्लोर आटा, और रिफाइंड वाइट फ्लोर आपको बोला जाता है मैदा। तो मैदे का कोई भी सामान नहीं खाना, जैसे बिस्किट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे मैदे के बने होते हैं। आपको चपातीज वगैरह खानी है, पराठे खाने हैं, वो सब आप खा सकते हैं जो कि गेहूं के आटे के बने होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्लूड मल्टीग्रेन ब्रेड इन योर डाइट। जो मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, मल्टीग्रेन ब्रेड मतलब सिर्फ आटे की ब्रेड नहीं बनी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्रेन हैं, ठीक है। उस मल्टीग्रेन ब्रेड को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। नेक्स्ट इज ईट स्प्राउटेड मूंग और ग्राम सीड्स। स्प्राउटेड मूंग आपको खानी है जो कि स्प्राउट निकला हुआ रहता है, या ग्राम सीड्स चने जो होते हैं उनको आपको खाना चाहिए। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और दिस हेल्प्स इन गुड बाउल मूवमेंट। और ये आपको हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? गुड बाउल मूवमेंट में, मतलब डाइजेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्या? स्प्राउटेड मूंग और ग्राम सीड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। अभी हमने हेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू डाइजेशन पढ़ा, अब हमें पढ़ना है हेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। You should follow certain healthy habits so that waste material does not remain in your body for a long time. कुछ आप अगर healthy habits adopt करेंगे या follow करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी के अंदर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हेल्दी हैबिट्स एक्सक्रीशन के लिए, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर विल हेल्प इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। आपको ये मैंने मतलब क्लास 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स हो गया 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अगर आप 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे पिएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका रिमूवल टाइम टू टाइम होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट इज यू शुड नेवर विद होल्ड यूरिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दैट माइट मेक यू फॉल सिक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना जो यूरिनेशन है, जब आपको टॉयलेट जाना रहता है, वॉशरूम जाना रहता है, तो आपको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए कि अभी नहीं जाता, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ये काम। आपको जब भी यूरिन आए, टॉयलेट आए, वॉशरूम जाना है, आपको तुरंत उसी समय पे जाना चाहिए, उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल्स शुड बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू यूरिन। जितना भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में टाइम टू टाइम रिमूव होते जाता है, ठीक है। सो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन में याद रखना है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर 7 to 8 ग्लासेस एवरी डे आपको पीना है। खाने के समय नहीं पीना है, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरा, कभी भी अपना यूरिनेशन होल्ड करके नहीं रखना है। जब भी आपको वॉशरूम जाना हो आपको तुरंत वहाँ से जाना चाहिए, ठीक है।